So, hello guys, this is C. Aryan Goyal. I secured All India rank 30 in CA final September exams. So here I am recording this video to share my strategy, like what actually I did, मैंने classes कैसे की and revision वगैरह का मेरा क्या schedule रहता था, तो I am going to share. तो सबसे पहले अगर मैं classes की बात करूँ तो क्लासेस मैंने सारे सब्जेक्ट्स की अपने टाइम से कंप्लीट कर ली थी. लाइक जब मैं एग्ज़ाम लीव्स पे गया तो उससे पहले मेरी एग्ज़ाम लीव पे जाने से अराउंड 1-2 महीने पहले मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी. ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ क्लासेस पेंडिंग है, कोई टॉपिक पेंडिंग है, नहीं, मैं क्लासेस कंप्लीट कर चुका था. मेरे पास सारे नोट्स थे, नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए थे हर एक क्लास का. और मैंने जो क्लासेस देखी थी ना वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ देखी थी. लाइक मैंने मोस्टली देखा है कि लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार लाजन पे जाएंगे तब तक हमें कुछ टॉपिक्स याद नहीं रहेंगे तो हम जल्दी जल्दी करते हैं और नोट्स बना लेते हैं. तो देखो ऐसा नहीं होता. जब हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेते हैं टॉपिक की तो ठीक है, हम भूल जाते हैं, बट एंड में ना जितना हम अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्टिंग में करते हैं एंड में हमें उतना ही रिकॉलिंग में उसे ज़्यादा इजी रहता है. ताकि अगर मान लो कोई छोटे छोटे से टॉपिक से तो मैं अपने नोट्स देखूँ, उसी से मेरे को रिकॉल हो जाए. ऐसा नहीं कि मैं हर टॉपिक के लिए जाकर रिवीजन वीडियो देखना हो. ठीक है, तो वो चीज़ था. मैंने अच्छे से अपनी क्लासेस ली थी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ. जो होमवर्क मिलता था मैं मोस्टली करता था, मतलब जितना पॉसिबल हो. 100% तो नहीं कर पाता था, बट मोस्टली मैं ट्राई करता था कि हो जाए. उसके बाद मैंने रिवीजन वीडियोस कुछ कुछ रेफ़र की थी, 100% नहीं की थी. लाइक जब मैं अपनी एग्ज़ाम लीव्स पे गया था तो मैंने क्या किया था, अपने अराउंड 4.5 मंथ्स की मैंने एग्ज़ाम लीव्स ली थी. लाइक मेरी आर्टिकलशिप 3 साल की थी तो 4.5 मंथ की एग्ज़ाम लीव्स ली थी. उससे पहले क्योंकि मेरी क्लासेस हो चुकी थी. तो जब मैं एग्ज़ाम लीव पे गया, ऐसा नहीं था कि मैंने जाते ही सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया. मैंने क्या किया, अब आधा दिन या 1 दिन अपने आप को दिया. और मैंने क्या किया, प्रॉपर अपना शेड्यूल बनाया कि अपने अगर मैं आज को देखूं, अगर मैं आज देखूं अपने आने वाले 4 महीने को या 4.5 महीने को, तो मैं कितनी रिवीजन करूंगा, किस सब्जेक्ट की, यानी हर सब्जेक्ट की मैं कितनी रिवीजन करूंगा, कितने कितने टाइम में करूंगा. लाइक मैंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मैं पूरे एग्ज़ाम लीव पे मैं 3 रिवीजन करूंगा और कोई 1 या 2 सब्जेक्ट की मैं 4 रिवीजन करूंगा. डिपेंड्स कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है. सो मैंने वो शेड्यूल बनाया. उसके बाद मैंने डे वाइज शेड्यूल बनाया कि मैं फर्स्ट रिवीजन इस सब्जेक्ट के इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा, इस सब्जेक्ट के इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा. सेम नेक्स्ट रिवीजन मैं इस सब्जेक्ट के इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा. ऐसा मैंने एक टेंटेटिव डेज बना लिए कि मैं इस टॉपिक की या इस चैप्टर की रिवीजन मैं इस टाइम में कर दूंगा. उसके बाद ये तो हो गया हमारा सिलेबस वाइज कि भाई सब्जेक्ट वाइज कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतने दिन दिए. उसके बाद जब मैंने सब्जेक्ट को डेज एलोकेट किए, मैंने उन डेज़ में भी, लाइक अगर मैंने FR को फर्स्ट डिवीज़न में 12 डेज़ एलोकेट किए तो 12 डेज़ में भी मेरे पास आर वाइज प्लानर था कि मैं उन 12 दिनों में इस घंटे यानी इस दिन मैं 8 इंडियाज़ को कंप्लीट करूँगा. और कैसे करता था कि जैसे मान लो मैं पढ़ रहा हूँ अपने नोट से तो रिकॉल हो जाता था. कुछ कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे होते थे रिकॉल हो जाते थे, बट जो बड़े बड़े इंडेक्स होते थे या थोड़े जिनमें टेक्निकलिटी ज़्यादा थी तो वो रिकॉल नहीं होते थे. उसके लिए मैं रिवीजन वीडियो रेफ़र करता था. रिवीजन वीडियो देखा, उसके बाद अच्छे से देखा लाइक रिवीजन वीडियो को, फिर अपने नोट से उसको रिकॉल किया. ताकि नोट से रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सेकंड रिवीजन के लिए भी मैं पूरी ही रिवीजन वीडियो देख रहा हूँ, वरना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. तो ऐसा था कि मेरा टारगेट रहता था कि मेरे को सेकंड रिवीजन में रिवीजन वीडियोज़ ना रेफ़र करनी पड़े. बट हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते थे जो अटक जाते थे तो उनके लिए रेफ़र करनी पड़ जाती थी. तो रिवीजन वीडियोज़ देखी, उसके बाद अपने नोट्स उसको गो थ्रू किया. मेरे को लगा कि कुछ पॉइंट है जो रिवीजन वीडियो में काफ़ी सिंप्लीफाई किया है, बट नोट्स में उसको थोड़ी सी लाइक लिखने की नीड है, तो मैं वो लिख लेता था अपने नोट्स में ताकि मेरे को बाद में वो याद रहे. ठीक है, तो ऐसे मैंने रिवीजन की. उसके बाद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की. लाइक FR AFM है तो उसमें क्या होता है कि हम कर लेते हैं, हमें समझ आ जाता है, हम कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं. बट जब हम एग्जाम में करने बैठते हैं ना तो हम देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन हमने किया है, इवन ये हमने 1.5 दिन पहले किया होगा, बट अगर उसको हमने लिख के नहीं देखा ना तो उस वक्त एट दैट मोमेंट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखना चालू कहाँ से करें. हमें पता है कि ये कैसे करना है, हमने ऑलरेडी अपनी रिविजन्स में उसको किया हुआ है, बट चालू कहाँ से करें उसको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पेपर में प्रेजेंटेशन भी देखनी है, आपको वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं. तो उस सब चीज़ों के लिए ना राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अब राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि मैं मान लो मेरे एक इंडेक्स में 100 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा. नहीं, मैं क्या करता था, 100 क्वेश्चन है, फर्स्ट डिवीजन में क्वेश्चन सारे करने हैं. लाइक उसमें से ऐसा होता था कि 15-20% क्वेश्चन की मैंने लिख के प्रैक्टिस कर ली प्रॉपर एग्जाम टाइप से. बाकी क्वेश्चंस को मैंने या तो स्क्रिबल कर लिया या अगर कैलकुलेटर पे हो जाते थे तो वो कर लिए. बट वो 15-20% बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ताकि जब पेपर आए या मैंने जैसे मॉक टेस्ट दी तो उसमें मेरे को पता था कि भाई मैंने ये किया हुआ है, इसका फॉर्मेट क्या रहता है, लाइक मेरे को कहाँ से चालू करना है, कैसे इसको कंक्लूड करना है, कितना मेरे को स्पेस छोड़ना है. अगर मैं वर्किंग नोट्स वगैरह बाद में बना रहा हूँ, पहले भी बना सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं बाद में बना रहा हूँ तो मेरे को कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो सब चीज़ की प्रैक्टिस मेरी ऑलरेडी हो गई थी.
फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि फर्स्ट जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने 2 मॉक टेस्ट सीरीज़ दी थी। तो मैंने जो नोटिस किया कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में ना मैंने इतनी सिली मिस्टेक की ना कि लाइक मैंने क्या किया, अगर मैं एग्जांपल के लिए डीटी के पेपर की बात करूँ तो मान लो मैंने बेसिक टैक्स निकाला, मैंने सरचार्ज निकाला, मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से निकाला, मैंने सही नोट डाउन कर दिए तीनों नोट्स। अब जब मैं उसको टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैंने कैलकुलेटर में गलत टोटल कैलकुलेट कर दिया। तो ये चीज़ ना सिली बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स ना बेटर है कि मॉक टेस्ट में हो जाए और अपने फाइनल पेपर में ना हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मेरे को सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, फिर मेरे को मॉक टेस्ट देना है। लाइक एक रिवीजन हुई, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया, तो मैं ऐसे करता था। उसके बाद एमटीपी आरटीपी की अगर बात करें तो आईसीआई का ऐसा था कि हमारे टाइम पे ना एमटीपी काफ़ी वो सब आए थे रिपीटेटिव क्वेश्चन वाले। तो एमटीपी का जस्ट मैंने खोला, उसको गो थ्रू किया कि भाई कोई अगर नया क्वेश्चन है तो वो मैंने कर लिया, अदरवाइज तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं रिटन टेस्ट भी दे चुका हूँ। तो ये सब किया था। उसके बाद जो हमारा आरटीपी था, आरटीपी मेरे टाइम पे काफ़ी अच्छे आए थे। लाइक एफआर का आरटीपी बहुत अच्छा आया था उस वक्त। तो आरटीपी को अच्छे से प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ऐसा मेरे को आज भी याद है उस वक्त एफआर के फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट आरटीपी से रिपीट हुआ था, बस फिगर चेंज थे, पूरा का पूरा क्वेश्चन, इवन लैंग्वेज, हर एक वर्ड वो सब सेम था। तो आरटीपी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, ताकि वो आगे कभी अगर रिपीट हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद एफ आर ए एफ एम हो गया। फिर ऑडिट मेरे लिए बहुत ही एक काइंड ऑफ की बहुत ही बेकार सब्जेक्ट मेरे को लगता था। नॉट बिकॉज कि मेरे को समझ नहीं आता था, मेरे को सब समझ आता था। लाइक हमने क्लासेस देखी, सब समझ आता था, लेकिन जब मैं उसको पढ़ने बैठूँ मेरे को समझ आता था, बट मैं उसको मेमोराइजेशन की अगर बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा होता था कि भाई एक किताब है, मैंने उसको पेज पलटा, मैं पढ़ा, मैंने मेमोराइज़ किया, मेरे को हो गया मेमोराइज। मैंने अगला पेज पलटा, मैंने मेमोराइज स्टार्ट किया तो पिछला पेज मेरा साफ हो जाता था फर्स्ट डिवीजन में। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। लाइक मैंने पेज पलटा, स्टार्ट किया मेमोराइज करना, पिछला साफ। लाइक मेरे को कंसेप्ट पूरा समझ आ गया। मेरे माइंड में कंसेप्ट है, बट अगर कोई मेरे को बोले कि भाई तू लिख के देख, मेरे से नहीं होता था। मेरे को कीवर्ड ही नहीं याद आते थे कि भाई मैं क्या लिखूँ। तो मोस्टली मेरा ऐसा ऑडिट में बहुत होता था। तो मैंने क्या किया, ऑडिट को जो मैं स्पेसिफिक डेज एलोकेट करके थे वो तो कर ही रखे थे, साथ में डेली मैंने इसको 2 से 3 घंटा अलग से दिया बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, ताकि जो मेरे को मेमोराइजेशन में दिक्कत आ रही है वो मेरी मेमोराइजेशन वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए। तो उससे क्या, वो बहुत हेल्प हुई। लाइक सेकंड डिवीज़न में मेरा इतना ज़्यादा तो नहीं होता था, बट मेरे साथ ऐसा होता था सेकंड डिवीज़न में कि 1-2 ऐसे कर लिए, फिर जब नेक्स्ट ऐसे पे गया तो तब होता था। फिर वो थर्ड डिवीज़न में और इम्प्रूव हुआ सॉरी, फिर वो फोर्थ डिवीज़न में और इम्प्रूव हो गया। फिर मेरे को ऐसा था कि भाई मेमोराइज हो गया है, अब मैं लिख के उसको मॉक टेस्ट जैसे हम देते थे, तो मॉक टेस्ट में वो चीज़ें हो जाती थी। लाइक मॉक टेस्ट में पता लगता था कि भाई ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से है, इस पेज पे है, बस हाँ उसके कीवर्ड्स आपको अगर मेमोराइज हो चुके हैं तो वो हम लिख देते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर मार्क्स मिल जाते हैं। अच्छा, ऑडिट में ना जैसे लाइक आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि भाई क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। लाइक मेरा पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि मैं 100% ऑडिट को मेमोराइज़ करूँ। तो मैंने अंडरस्टैंडिंग पूरी ले ली थी, ताकि अगर बाई चांस एमसीक्यू में कोई टॉपिक आ जाए जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो वो मैं एमसीक्यू में कर दूँ। बट मेमोराइजेशन की बात करें, कीवर्ड्स की बात करें, तो वो मैंने क्या किया था कि 100% ऑफ द ऑडिट नहीं किया था, 70-80% किया था। भाई 70-80% में शार्प करूँगा जो 20-30% बच गया उसको मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग ले जाऊंगा, ताकि एमसीक्यू में अगर आ जाए तो मैं कर दूंगा। और उसके लिए मैंने टॉपिक्स छाटे थे, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने पास पेपर्स देखे थे, मैंने ट्रेंड्स वगैरह देखे थे, तो वो सब चीज़ें मैंने देखी थी। तो मैंने अकॉर्डिंगली फिर ऑडिट को प्रिपेयर किया था। और DTIDT के लिए भी ऐसा था। DTIDT के लिए मैंने क्या किया था कि DTIDT के लिए मैंने अपने कंसेप्ट देखे, प्रोविजंस को समझा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस कर लिए। फर्स्ट डिवीजन में सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। और DTIDT में तो भाई ऐसा है कि जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, उतने ज़्यादा प्रोविजंस आपके माइंड में बैठते हैं। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, अगर मैं स्पेसिफिकली DT की बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने कोई प्रोविज़न पढ़ा, मैंने समझा, चैप्टर वाइज करता था, क्वेश्चन करता था, ठीक है, मेरा जब पूरा DT हो गया, फिर मैंने टेस्ट पेपर उठा के देखा तो मेरे साथ क्या होता था, मेरे प्रोविजंस मिक्स हो जाते थे जो चैप्टर वाइज रिविजन में बिल्कुल मिक्स नहीं हुए। सारा जब DT हो गया तो मेरा पूरा का पूरा प्रोविजन ही मिक्स हो जाता था। जैसे एक AMT का प्रोविजन होता था और एक स्पेशल रिजीम होती थी, तो मेरे मोस्टली जब उसके क्वेश्चन आते थे मेरे प्रोविजन मिक्स हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, मेरे को आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते थे, क्योंकि प्रोविजन मिक्स हो गया, या उस वक्त सोचना ज़्यादा पड़ जाता था कि क्या करूँ, इसमें क्या करूँ, ये किस में था, ये किस में था। तो उसके लिए मैं क्या करता था, ऑडिट DTIDT को भी टाइम दिया, लाइक 2-3 डिवीज़न में वो चीज़ इंप्रूव हो गई। 100% बेटर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब 1.5 डे था तब भी हल्का फुल्का रहता है, बट हाँ आप एक इस स्टेज पे पहुँच जाते हो कि हाँ पेपर में अगर आप आएगा तो आप कर दोगे, इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होता है अगर आपने प्रॉपर अपनी प्रोसेस पे फोकस किया है। उसके बाद फिर जैसे मेरे साथ क्या होता था, अगर मैं DTIDT की बात करूँ तो जो मैं क्वेश्चंस करने बैठता था ना, तो क्वेश्चंस में ना 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं।
पहला क्वेश्चन जो हम टिक करते हैं ताकि हम इसको नेक्स्ट रिवीजन में करेंगे, वो क्वेश्चन कौन सा होता है कि भाई एक ऐसा क्वेश्चन है, मास्टर क्वेश्चन काइंड ऑफ, कि ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है, तो वो मैंने मार्क कर लिया कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा। ये हो गया वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा होता था कि मान लो मैंने प्रोविजन पढ़ा, मेरे को समझ आ गया, अब मैंने क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन में ना मेरे को दिख गया कि एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट है या एक तो कोई पॉइंट है जिससे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट करूँ। प्रोविजन मेरे को आता है बट एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है या कुछ ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि या तो कौन सा प्रोविजन मैं लगाऊं, या तो उस प्रोविजन मेरे को पता है, वो पॉइंट भी पता है, मैं तो क्या ट्रीटमेंट करूं। तो वो मेरे को कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर लगा सिर्फ एक पॉइंट, तो मैं उसको क्या करता था, मैं क्वेश्चन को पूरा टिक नहीं करता था, मैं उस स्पेसिफिक पॉइंट को अपने कंसेप्ट के साइड में लिख देता था। जैसे मान लो वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो AMT से रिलेटेड है, तो मैं उस स्पेसिफिक AMT के पॉइंट को, AMT का जो मेरा वो स्पेसिफिक कंसेप्ट है उसके साइड में लिख लेता था कि किसी तो कोई क्वेश्चन में एक ये पॉइंट था जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन नहीं थी, तो उससे क्या होता था नेक्स्ट टाइम जब मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ तो वो मेरा पॉइंट वहीं कवर हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरे को स्पेसिफिकली क्वेश्चन उसके लिए रेफर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ोगे तो उसके लिए आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता था। मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता था कि एक पॉइंट है बट पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है उस पॉइंट को समझने के लिए, तो वो कंसेप्ट में साथ में लिख लेता था ताकि वो बार बार रिवाइज भी हो जाता था और मेरे को अलग से ऐसा भी ना लगे कि यार मेरे बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े। तो ये होता था। DTI में मैंने किया उसके बाद जो मॉक टेस्ट देने होते हैं वो तो दिए ही थे। फिर अगर मैं स्पेसिफिकली IBS की बात करूँ तो IBS का मैंने क्या किया था कि IBS ना मैंने फर्स्ट डिवीज़न में टेक आउट नहीं किया था, मैंने IBS को लिया था सेकंड और थर्ड डिवीज़न में। बेसिकली मैंने क्या किया था कि ना मैंने पैटर्न देखा कि ना ICI हर एग्ज़ाम में ना IBS का लेवल बढ़ा रहा है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि इसमें अगर मैं नॉर्मल, बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ ना परचेज़ की थी, तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसमें ये वाले मॉक टेस्ट देता हूँ ना तो उससे मेरे को इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो ICI का लेवल है ना वो टेस्ट सीरीज़ के या ICI की ही MTP RTP से बहुत ज़्यादा रहता है। तो सॉरी, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने सबसे पहला ICI का ना 2024 में IBS फर्स्ट टाइम आया था, मैंने ना 2024 का एग्ज़ाम उठाया, मैंने अपना सारी किताबें रखी जो जो मेरे को रेफ़र करनी है, जिससे मैंने लो कॉस्ट अभी रिवाइज़ नहीं किया है, मैंने ना ही इंडेक्स देखा है, मैंने सिर्फ पेपर उठाया, 4 घंटे में बैठा, मैंने अपने सारे मटेरियल रख लिए आसपास, मैंने पेपर चालू किया, मैंने टाइमर प्रॉपर लगाया, मैंने चालू किया, मैंने जो जो लो कॉस्ट के क्वेश्चन आते थे जैसा मैं कर सकता था मैंने किया। जब मेरा पेपर कंप्लीट हुआ, आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड कि भाई बहुत अच्छा किया तो नहीं या एवरेज किया, नहीं, बट मेरे को उस वक्त अपना पेपर पैटर्न पता लग गया कि IPS में ऑन एन एवरेज कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लाइक मेरे को पता चला कि भाई कोस्ट में उस टाइम पे कोस्ट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में सिर्फ एक प्रैक्टिकल आता है, बाकी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, या इस टाइप के, या अगर मैं लॉ की बात करूँ तो कितना कंपनी लॉ से आता है, कितना अदर लॉ से आता है, एक बेसिक पैटर्न मेरे को पता चला। तो उसके बाद कि भाई बेसिकली मैंने ये इसलिए किया ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को अपना कितना फोकस किस टॉपिक पे देना है, क्योंकि एग्ज़ाम लीव पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा का पूरा लो पूरा का पूरा कोस्ट अगर मैं रिवाइज़ करने बैठूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा का पूरा रिवाइज़ करने बैठूँ, मेरे को अपना फोकस डिवाइड करना था स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो उसके लिए मैंने पहले पैटर्न देखा, फिर मैंने लो कॉस्ट को उठाया। इंडेक्स तो देखो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, इंडेक्स मैंने प्रॉपर पढ़ा। उसके बाद इंडेक्स पढ़ने के बाद मैंने उस स्पेसिफिक जो मैंने पैटर्न देखा, मैंने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस किया। उसके बाद मैंने फिर से ICI का एग्ज़ाम देने बैठा मैं IPS का। उसके बाद मेरे को थोड़ा इंप्रूवमेंट लगी। ये थी फर्स्ट डिवीज़न, मैंने 2 दिन दिए थे फर्स्ट डिवीज़न में IPS को। उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न इन द सेंस कि जब मैंने IPS को फर्स्ट टाइम रिवाइज़ किया, फिर जब मैंने IPS को सेकेंड टाइम रिवाइज़ किया, यानी बेसिकली ओवरऑल माई थर्ड रिवीजन में, तब मैंने सीधा इंडेक्स फिर से रिवाइज़ किया कोस्ट और लो का, और बाकी सब्जेक्ट्स तो हम साथ में कर ही रहे हैं, तो मैंने साथ में फिर IBS को भी पेपर दे दिया था। तो उस वक्त मेरे को लगा था कि यार हाँ ठीक है, अब पेपर पैटर्न भी पता लग गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता लग गया है, जस्ट की प्रैक्टिस। और उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे साथ क्या होता था फर्स्ट डिवीज़न में IBS के फर्स्ट डिवीज़न में, कि मैं जब टॉपिक देख रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे को टॉपिक अगर नहीं मिल रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि कब मेरा 5 मिनट ढूंढते ढूंढते 15 मिनट हो गया। यानी मैं 5 मिनट से ढूंढ रहा हूँ और ढूंढते 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 मैंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए, और अब जो क्वेश्चन मेरे को आता था मेरा वो भी छूट गया। जो क्वेश्चन आता था इन द सेंस कि मेरे को उसके लिए मान लो टॉपिक नहीं खोलना पड़े, कोई सब्जेक्ट ना खोलना पड़े, किताब ना खोलनी पड़े, वो मैं खुद से भी अगर लिखता तो भाई 5 में से 3-4 मार्क्स आ जाते, तो मेरे को वो भी छूट गया। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की कि कब हमें अपने आप को स्टॉप करना है, यानी 5 मिनट में नहीं मिल रहा, ठीक है भाई छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगर बाकी क्वेश्चन जो आते हैं वो छोड़ दोगे तो बहुत टफ रहता है IBS में। फिर जब मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते थे तब मैं करूँगा भाई इसको, जो मेरे को नहीं मिल रहा तब मैं आराम से ढूंढूंगा, और तब भी अगर टाइम कम रहता है तो एटलीस्ट कुछ तो लिखूंगा, ऐसा मैं करता था।
तो IBS में ऐसा करता था बेसिकली। मॉक टेस्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैंने मॉक टेस्ट में ना एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं ना मॉक टेस्ट देने बैठा तो मैंने ना सेल्फ इवैल्यूएट किया। आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट मैंने सेल्फ इवैल्यूएट किया आंसर से। तो अकॉर्ड एग्जांपल के लिए मेरे किसी सब्जेक्ट में अगर 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं, वहीं अगर जब मेरी आंसर शीट्स वैल्यूएट होके आई तो मेरे आ रहे हैं मान लो 50 मार्क्स, तो मेरे को लगा यार इतना डिफरेंस कैसे हो गया। तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी होती है कि हमें लगता है कि यार इसके क्या ही मार्क्स कटेंगे, बट एक्चुअल में उसके मार्क्स कट जाते हैं, जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लाइक कई बार हम सोचते हैं कि यार सेल्फ इवैल्यूएट कर लेते हैं, दैट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उसे ना लिखें या एक स्पेसिफिक वे में प्रेजेंट ना करें या एक कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ ना लिखें तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। बट हमें नहीं पता होता कि भाई इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं, तो हम नहीं लिखते तो वो कट जाते हैं। तो वो चीज़ ना अगर इवैल्यूएट करो तो जो मैंने नोटिस किया कि इवैल्यूएट अगर करवाओ आप किसी फैकल्टी से तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसके बाद अगर मैं ओवरऑल इसे समराइज़ करूँ, और हाँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लोग जब मेरी रैंक आई तो बहुत लोग पूछते थे कि भाई तू कितना पढ़ता था, तो ऐसा नहीं है कि मैं 14-15 घंटे पढ़ता था। मैंने ट्राई किया था, ऐसा नहीं है। मैंने ट्राई किया था स्टार्टिंग में कि भाई मैं 14-15 घंटे पढ़ता हूँ, बट मेरे साथ क्या होता था, स्टार्टिंग 1-2 दिन जोश जोश में 14-15 घंटे पढ़े, बट आते आते उसके बाद वो अगले दिन 14-15 घंटे 2-3 दिन पढ़ लिए, उसके बाद सीधा वो 5-6 घंटे हो जाते थे। तो मेरे को लगा यार ये बहुत ज़्यादा ही लैक हो रहा है। तो मैंने कंसिस्टेंसी की और मैंने अराउंड मिड में एग्ज़ाम, देखो जब एग्ज़ाम मेरे चालू हुए तो उससे 1 महीने पहले तक तो था मेरा 11-12 घंटे का एवरेज इफेक्टिव। बट उससे पहले मेरे मिड में ना 8 से 10 घंटे ही था। मैं प्रॉपर स्लीप लेता था। मेरे साथ क्या होता था कि मैंने 15-16 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरे ना स्लीप, मेरे को पढ़ते पढ़ते नींद आती थी। मैं बॉडी से प्रेजेंट हूँ बट दिमाग मेरा वहाँ पे उतना उस इफेक्टिवली नहीं कंसेप्ट को ग्रैब कर पा रहा है। तो मैंने नोटिस किया नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मैं प्रॉपर स्लीप लेता था, मैं प्रॉपर उसको 7-8 घंटे की या कभी कभी 8 से, बहुत रेयरली 8 से 9 घंटे की भी स्लीप लेता था। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था तो हाँ 8 से 10 घंटे बहुत इफेक्टिव मैं निकालता था। ऐसा नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मैं कुछ फालतू म्यूज़िक सुन रहा हूँ, नहीं। हाँ बीच बीच में एग्जॉस्ट होता था तो मैं 10-15 मिनट खुद को रिफ्रेश करने के लिए म्यूज़िक सुन लेता था, या मेरे को किसी से बात करनी है, किसी फ्रेंड से बात करनी है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कराना है तो मैं वो करता था। दूसरा मैंने कभी किसी से कंपैरिजन नहीं किया। कंपैरिजन अब क्या होता है कि भाई मान लो मैं सेकंड डिवीज़न पे, कोई पर्सन थर्ड डिवीज़न पे है, तो यार हर एक की अपनी पेस होती है ना। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि नंबर ऑफ रिवीजन डज नॉट मैटर, द क्वालिटी यू गिव इन अ स्पेसिफिक रिवीजन मैटर्स। मतलब अगर आपने 4 रिवीजन कर ली बट उस क्वालिटी के साथ नहीं की, और आपने 2 रिवीजन की प्रॉपर क्वालिटी के साथ, तो आप जो 2 रिवीजन वाला है ना वो उसको आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब नंबर ऑफ रिवीजन डजेंट मैटर, नंबर ऑफ आवर डजेंट मैटर, द क्वालिटी यू गिव इन योर प्रोसेस मैटर्स। तो वही सब है। बाकी अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्लासेस प्रॉपर ली थी मैंने, अंडरस्टैंडिंग के साथ नोट्स प्रॉपर बनाए थे। फिर जब मैं अपनी एग्ज़ाम लीव्स पे आया तब मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ली कंसेप्ट्स की। ऐसा नहीं कि मैं बस करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना जो आपके कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा है तो वो पूरा आपको कंसेप्ट हिला देगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैंने 100% सिलेबस नहीं किया था, मैंने 80% किया था मेमोराइजेशन, क्योंकि मेरे को पता था भाई मेरे से नहीं होगा। तो मैंने ये किया कि भाई 80% अगर मैं कर रहा हूँ तो 80% में एटलीस्ट मैं 70% तो स्कोर कर लूँ, 60-70%। ऐसा नहीं कि मैं 100% कर रहा हूँ 40-50% स्कोर कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मैं कम करूँगा बट मैं इफेक्टिवली करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़े पेपर्स देखे थे, पैटर्न्स देखा, तो वो सब है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो भाई क्लासेस अच्छे से ली थी, उसके बाद रिवीजन अच्छे से की थी, रिवीजन वीडियोज़ देखी थी, कंसेप्ट नोट्स अच्छे थे, बार बार रिवाइज किया और उसको 1.5 डे तक लेके आया। मैंने आपको DTIDD का बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उसको 1.5 डे तक लेके आओ। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क कर लोगे जस्ट एक पॉइंट की वजह से, तो आप 1.5 डे में वो क्वेश्चंस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है साइड में। साथ में भाई IBS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि सेकंड ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो IBS की वजह से रह जाते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने प्रोसेस पर फोकस रखना है, बाकी माइंड को तो शांत रखना ही है। क्योंकि एट द एंड अगर आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी अपनी अच्छी प्रोसेस कर लो, अगर 1.5 डे में या एग्ज़ाम टाइम पे आप पैनिक किए तो वो ना फिर परफॉर्मेंस वो ना उस तरीके से नहीं आ पाती है। ये चीज़ मेरे साथ ना IBS में हुआ था। IBS में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई क्योंकि मैं पैनिक कर गया था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही है। और एट द एंड तो वही 3 घंटे और वही 1.5 डे आपका डिसाइड करते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहने वाला है। तो वही अब मैं बीच में एग्जॉस्ट भी हो जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ब्रेक लेता था। ऐसा नहीं कि मैं अगर मान लो मैं पूरा महीना पढ़ रहा हूँ, मेरे को लगा मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ तो मैं एक दिन का ब्रेक ले लेता था, क्योंकि मेरे को खुद को रिफ्रेश करना है, मैं बाउंस बैक कर लूँगा। तो वो सब चीज़ें रहती थी। तो
इस वीडियो के लिए तो गाइज यही, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे या नंबर ऑफ डेज़ को लेके अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप मेरे को सोशल मीडिया लिंक्डइन वगैरह पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.